ये दिन अब एक वैश्विक उत्सव बन चुकी है और 21 जून को विश्व संगीत दिवस भी होता है। योग और संगीत दोनों ही मन को शांति देते हैं। बिल्कुल। फिर 23 जून को ओलंपिक दिवस और 25 जून को संविधान हत्या दिवस। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा व मादक पदार्थ निषेध दिवस। और महीने के अंत में 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये महान सांख्यिकीविद पीसी महालनोबिस के जन्मदिन पर है। और 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदीय दिवस। बिल्कुल। जुलाई की शुरुआत यानी 1 जुलाई एक साथ कई दिवस लेकर आती है। हाँ, इस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस होता है, डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय की स्मृति में। साथ ही चार्टर्ड अकाउंटेंट दिवस और जीएसटी दिवस भी 1 जुलाई को ही होते हैं। सही। और 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस, 4 जुलाई को अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस, 6 जुलाई को विश्व ज़ूनोसिस दिवस जी, और 9 जुलाई को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस। फिर 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस। ये तो बढ़ती आबादी से जुड़ी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है। हाँ, इसके बाद 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय दिवस और 18 जुलाई का दिन भी बहुत खास है, अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। जी, रंग भेद के खिलाफ उनके लंबे संघर्ष को याद करने का दिन। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। और भारत के लिए 26 जुलाई एक गौरव का दिन है, कारगिल विजय दिवस, 1999 में कारगिल युद्ध में भारतीय सेना की जीत का प्रतीक। बिल्कुल। और महीने के अंत में पर्यावरण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण दिन हैं। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस और 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। जी, बाघों के संरक्षण के लिए एक वैश्विक अभियान। अब अगस्त का महीना, इसकी शुरुआत 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस से होती है। हाँ, जो हमें परमाणु हथियारों की विभीषिका की याद दिलाता है। और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। जी, नीरज चोपड़ा के ओलंपिक स्वर्ण पदक की ऐतिहासिक जीत के सम्मान में। और इसी दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस भी होता है। फिर 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस। हाँ, दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के अधिकारों को समर्पित। और 10 अगस्त को 2 दिवस हैं, विश्व शेर दिवस और विश्व जैव ईंधन दिवस। अच्छा, इसके बाद 12 अगस्त, इस दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। हाँ, यहाँ ध्यान देना होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस जनवरी में और अंतर्राष्ट्रीय वाला अगस्त में होता है। सही। इसी दिन विश्व हाथी दिवस भी है। जी, 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस। और फिर आता है 15 अगस्त, हमारा स्वतंत्रता दिवस। लेकिन इससे ठीक एक दिन पहले 14 अगस्त को अब विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाता है। जी, ताकि विभाजन के दर्द को कभी भुलाया ना जा सके। ये बहुत संवेदनशील और जरूरी कदम है। बिल्कुल। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस और विश्व मानवतावादी दिवस। और 20 अगस्त को सद्भावना दिवस और विश्व मच्छर दिवस। हाँ, और 23 अगस्त को अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग का प्रतीक। जी। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कुत्ता दिवस। और महीने के अंत में 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। और 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। अब सितंबर, जी, 5 सितंबर को हम सब शिक्षक दिवस मनाते हैं। जी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन। और दिलचस्प बात यह है कि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय दान दिवस भी होता है। अच्छा। हाँ। और 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। हाँ, और 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। फिर 14 सितंबर हिंदी दिवस। जी। पर मेरा एक सवाल है, साल में हिंदी दिवस 2 बार आता है, 1 जनवरी में और 1 सितंबर में, इनमें क्या अंतर है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, 14 सितंबर को जो हम मनाते हैं वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। अच्छा। 1949 में इसी दिन हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया गया था, जबकि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस होता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार करना है। अब समझ आया। जी। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस और भारत में अभियंता दिवस यानी इंजीनियर्स डे भी होता है, जो एम विश्वेश्वरैया को समर्पित है। और 16 सितंबर का दिन विश्व ओजोन दिवस। बिल्कुल, ओजोन परत के संरक्षण के महत्व को बताता है। 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और 18 को विश्व बांस दिवस। 20 सितंबर को आरपीएफ स्थापना दिवस। 21 सितंबर को भी 2 दिन हैं, विश्व अल्जाइमर दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। जी।
23 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस, 26 को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस। और 28 सितंबर विश्व रेबीज दिवस। अब अक्टूबर, 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती, जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में पूरी दुनिया मनाती है। बिल्कुल। और 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। हाँ, और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस, मतलब राष्ट्रीय वाला सितंबर में और अंतर्राष्ट्रीय वाला अक्टूबर में। अच्छा। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस और 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस और राष्ट्रीय डाक दिवस। और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस जनवरी में था। हाँ, ये पैटर्न कई दिनों में देखने को मिलता है। जी। 13 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, 15 को विश्व छात्र दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस और 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। जी। और 21 को पुलिस स्मृति दिवस। फिर आता है 24 अक्टूबर संयुक्त राष्ट्र दिवस, क्योंकि 1945 में इसी दिन यूएन चार्टर लागू हुआ था। बिल्कुल। और महीने के अंत में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती। इसी दिन विश्व शहर दिवस भी होता है। सही का। अब नवंबर, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद का जन्मदिन है। जी। 13 नवंबर विश्व दयालुता दिवस और फिर 14 नवंबर बाल दिवस, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन। और इसी दिन विश्व मधुमेह दिवस भी होता है। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस, जो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती है। सही। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस और विश्व पुरुष दिवस। 20 नवंबर विश्व बाल दिवस और 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। और फिर आता है 26 नवंबर संविधान दिवस। हाँ, इसी दिन 1949 में हमारी संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। इसे राष्ट्रीय कानून दिवस भी कहते हैं। बिल्कुल। और अब साल का आखिरी महीना दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर को 3 दिवस हैं, अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस और 4 दिसंबर को 2 दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस। अच्छा, तो थल सेना दिवस जनवरी में, वायुसेना दिवस अक्टूबर में और नौसेना दिवस दिसंबर में। जी, ये याद रखने का एक अच्छा तरीका है। 5 दिसंबर विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस और मैत्री दिवस। 7 दिसंबर को भी 2 दिन है, सशस्त्र बल झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जी। 11 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, 14 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। फिर आता है 16 दिसंबर विजय दिवस। हाँ, ये 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत का प्रतीक है। इससे कारगिल विजय दिवस से कंफ्यूज नहीं करना है। बिल्कुल नहीं, वो जुलाई में होता है। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। और 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस। फिर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस, चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिन। जी। और 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस, मतलब गुड गवर्नेंस डे। हाँ, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर। और साल का अंत 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस से होता है। जी, गुरु गोविंद सिंह के साहिबजादों के बलिदान को समर्पित। और इसके ठीक बाद 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस, जो कोविड-19 के बाद की दुनिया में एक बहुत ही प्रासंगिक दिन है। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, भारत के प्रमुख शहर और उनके भौगोलिक उपनाम। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। ये उपनाम शहरों की पहचान बन गए हैं ना। बिल्कुल। तो शुरुआत उत्तर प्रदेश से करते हैं। इतने सारे शहर हैं वहाँ। सबसे पहले कानपुर। कानपुर, हाँ, उसे दुनिया का चमड़ा शहर कहते हैं और साथ ही उत्तर भारत का मैनचेस्टर भी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, अच्छा। अगला शहर है आगरा। आगरा तो जाहिर है ताज का शहर, और हाँ, पेठा नगरी भी। पेठा नगरी, सही। प्रयागराज के बारे में क्या?
जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। उसके तो 3 उपनाम हैं। ईश्वर का वास, ईश्वर का वास। हाँ, और प्रधानमंत्रियों का शहर और संगम सिटी। ओके। और वाराणसी? वाराणसी है मंदिरों एवं घाटों का नगर। लखनऊ का तो शायद सबको ही पता होगा। नवाबों का शहर, बिल्कुल। और कन्नौज? ये इत्र के लिए मशहूर है ना? एकदम सही, इसीलिए इसे खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी कहते हैं। बरेली? बरेली का कुछ है? हाँ, बरेली को सुरमा नगरी कहते हैं। सुरमा नगरी, दिलचस्प। और अलीगढ़? ताला नगरी। हाँ, अलीगढ़ के ताले। और एक और है, गाजीपुर। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। अच्छा। अब जरा पंजाब की तरफ चलते हैं। पटियाला? पटियाला है शाही शहर। और अमृतसर? गोल्डन सिटी मतलब स्वर्ण नगरी। स्वर्ण मंदिर की वजह से। कपूरथला? कपूरथला को बगीचों का शहर कहते हैं। और पूरे पंजाब राज्य को क्या कहते हैं? पंजाब को कहते हैं 5 नदियों की भूमि। ये तो नाम में ही है। अच्छा, उत्तराखंड की बात करते हैं। नैनीताल? झीलों का शहर। और मसूरी? मसूरी है पर्वतों की रानी। जम्मू और कश्मीर में श्रीनगर, वो भी तो झीलों के लिए जाना जाता है। हाँ, उसे भी झीलों का शहर कहते हैं। और पूरे कश्मीर को? कश्मीर को कहते हैं भारत का स्विट्जरलैंड। ओके। अब हरियाणा से पानीपत? पानीपत है बुनकरों का शहर। और गुरुग्राम? गुरुग्राम मिलेनियम सिटी। आखिर में नई दिल्ली? नई दिल्ली को रैलियों का शहर कहा जाता है। ये तो सही है। चलिए अब पूर्व की ओर चलते हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता। कोलकाता के 2 नाम हैं, महलों का शहर और डायमंड हार्बर। डायमंड हार्बर। ओके। आसनसोल? उसे ब्लैक डायमंड की भूमि कहते हैं। ब्लैक डायमंड मतलब कोयला। तो झारखंड का धनबाद? वही कोयला नगरी। और जमशेदपुर, ये तो स्टील के लिए है। बिल्कुल, भारत का पिट्सबर्ग और इस्पात नगरी। हाँ, उड़ीसा का भुवनेश्वर। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, मंदिरों का शहर। और कटक? कटक है सिल्वर सिटी। अच्छा, एक दिलचस्प बात, बिहार से मुजफ्फरपुर और उत्तराखंड से देहरादून, जी। इन दोनों का एक ही उपनाम है क्या? हाँ, बिल्कुल, दोनों को लीची शहर कहा जाता है। लीची शहर। जी। अब जरा पूर्वोत्तर चलते हैं। असम से गुवाहाटी? उसे कहते हैं गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार। और डिब्रूगढ़? टी सिटी, चाय का शहर। मेघालय में शिलोंग? शिलोंग को कहते हैं पूर्व का स्कॉटलैंड। और पूरे मेघालय राज्य का भी एक उपनाम है। हाँ, मेघों का घर, नाम में ही है मेघ आलय। और अरुणाचल प्रदेश? उगते सूर्य की भूमि। चलिए अब पश्चिम की ओर, राजस्थान से शुरू करते हैं। जोधपुर? जोधपुर है ब्लू सिटी और सन सिटी। और जयपुर? जयपुर को भारत का पेरिस और गुलाबी शहर दोनों कहते हैं। जैसलमेर? गोल्डन सिटी। अच्छा, गोल्डन सिटी अमृतसर भी है और जैसलमेर भी। हाँ, पर दोनों के कारण अलग अलग हैं। सही। अब गुजरात में अहमदाबाद? अहमदाबाद है भारत का बॉस्टन और भारत का मैनचेस्टर। और आणंद? मिल्क सिटी। महाराष्ट्र पर आते हैं। मुंबई? इसके तो कई नाम होंगे। हाँ, मुंबई है सात टापुओं का नगर, भारत का हॉलीवुड और सूती वस्त्रों की राजधानी। नागपुर? नागपुर तो ऑरेंज सिटी है। और पुणे? पुणे को दक्कन की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ डेक्कन। कोल्हापुर? पहलवानों का शहर। मध्य प्रदेश चलते हैं। भोपाल? भोपाल भी जीरों का शहर है। ओके। मुंडी? ये जगह कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। इसे पावर हब सिटी कहते हैं। और इंदौर? मिनी मुंबई। उज्जैन? ये मंदिरों का शहर। और पूरे मध्य प्रदेश राज्यों को? उसे सोया प्रदेश कहते हैं। छत्तीसगढ़ का क्या? धान की डलिया। एक और खास नाम है पीथमपुर। हाँ, पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है। ऑटोमोबाइल हब है। चलिए अब बिल्कुल अंत में दक्षिण भारत की ओर, कर्नाटक से शुरू करते हैं। बेंगलुरु। बेंगलुरु के तो बहुत नाम है। स्पेस सिटी, भारत का उद्यान, भारत की सिलिकॉन वैली और साइंस सिटी। वाह। कूर्ग? भारत का स्कॉटलैंड। पूर्व का स्कॉटलैंड शिलोंग था और ये भारत का स्कॉटलैंड। भारत का स्कॉटलैंड। ठीक है। मैसूर? कर्नाटक का रत्न। अब आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम। उसे कहते हैं भाग्य का शहर या सिटी ऑफ डेस्टिनी। भीमावरम। भारत का दूसरा बारदोली। धर्मावरम। आंध्र प्रदेश का सिल्क सिटी। पिडुगुराला, इसे लाइम सिटी कहते हैं। तेलंगाना में हैदराबाद और सिकंदराबाद। ये जुड़वां शहर है। ट्विन सिटी। पूरे केरल राज्य का उपनाम। मसालों का बगीचा। और कोची या कोचिन। अरब सागर की रानी। त्रिवेंद्रम। भारत का सदाबहार शहर। अब तमिलनाडु, मदुरई। त्योहारों का नगर। और आखिर में थूथुकुडी, जिसे थूथुकुरिन भी कहते थे। उसे पर्ल सिटी कहते हैं। चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं। चैप्टर का नाम है प्रमुख व्यक्तियों के लोकप्रिय उपनाम। जी,
और ये उपनाम सिर्फ नाम नहीं है ना? ये एक तरह से इतिहास की परछाइयां हैं, किसी के काम की, किसी के स्वभाव की, मतलब पूरे जीवन की कहानी बस एक दो शब्दों में आ जाती है। बिल्कुल। और ये समझना भी बड़ा दिलचस्प है कि लोगों ने अपने नायकों को कैसे देखा, उन्हें क्या बनाकर याद रखना चाहा। तो शुरुआत करते हैं आजादी के आंदोलन के उन महानायकों से। हाँ, जाहिर है पहला नाम तो बापू और राष्ट्रपिता का ही होगा। हाँ, वो थे मोहनदास करमचंद गांधी। लेकिन गांधी जी के विचारों की ताकत इतनी थी कि एक और गांधी हमें मिले भारत की सरहदों पर, सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान जी। वो पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के एक ऐसे पठान थे जिन्होंने गांधी जी के अहिंसा के रास्ते को मतलब पूरी तरह अपना लिया था। सोचिए, एक ऐसा इलाका जो अपने लड़ाकू स्वभाव के लिए जाना जाता है। हाँ, बिल्कुल। वहां उन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम का एक अहिंसक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये वाकई कमाल है। अच्छा, उसी दौर में एक और शख्स थे जिन्हें सब बहुत सम्मान से द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते थे, भारत के वयोवृद्ध पुरुष। हाँ, ये थे दादा भाई नौरोजी। उनका कद इतना बड़ा था कि हर कोई उनकी इज्जत करता था, चाहे वो नरम दल का हो या गरम दल का। अच्छा। वो ब्रिटेन की संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे और उन्होंने ही तो वो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी थी, हाँ, ड्रेन ऑफ हेल्थ, उससे बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत का पैसा लूट कर ब्रिटेन ले जा रहे हैं। तो ये ग्रैंड ओल्ड मैन का खिताब सिर्फ उनकी उम्र के लिए नहीं था, उनके ज्ञान और अनुभव के लिए था। हाँ बिल्कुल, उनके ज्ञान, अनुभव और देश के लिए उनके योगदान के सम्मान में था। और जहां इतना गहरा ज्ञान था, वहीं एक फौलादी इरादा भी था, जिसे देश ने लौह पुरुष का नाम दिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्हें सिर्फ लौह पुरुष ही नहीं, भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। अच्छा, बिस्मार्क क्यों? ये तुलना क्यों की जाती है? देखिए, ये तुलना बहुत सटीक बैठती है। जैसे बिस्मार्क ने बिखरे हुए जर्मनी को एक किया था, वैसे ही पटेल ने 560 से ज्यादा रियासतों को भारत में शामिल करने का मतलब एक लगभग नामुमकिन काम कर दिखाया था। हाँ, वो तो था। जूनागढ़ हो या हैदराबाद, जहां प्यार से बात नहीं बनी, वहां उन्होंने कड़ा रुख अपनाने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। यही फौलादी इरादा उन्हें लौह पुरुष बनाता है। तो एक तरफ पटेल का ये लौह निश्चय था और दूसरी तरफ एक ऐसा नेता जिसकी पहचान ही शांति से जुड़ी थी, शांति पुरुष। लाल बहादुर शास्त्री। उनका व्यक्तित्व बिल्कुल शांत और सरल था, लेकिन जब देश पर संकट आया, जैसे 1965 की लड़ाई, तो उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि इस सीधे साधे इंसान के इरादे कितने मजबूत हैं। जय जवान जय किसान का नारा? जी, वही नारा जो आज भी हमारे देश की आत्मा में बसा है। तो वो बाहर से शांत थे पर अंदर से चट्टान की तरह मजबूत। अब आते हैं एक ऐसे उपनाम पर जो शायद हर किसी की जुबान पर है, चाचा। जवाहरलाल नेहरू। हम सबने यही पढ़ा है कि वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहते थे। ये सच भी है, पर इसका एक राजनीतिक पहलू भी था। वो क्या? देखिए, एक नया नया आजाद हुआ देश अपने पहले प्रधानमंत्री को एक पिता की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त, एक चाचा की तरह देख रहा था। ये उपनाम एक तरह से उन्हें जनता के और करीब ले आया। ये एक दिलकश नजरिया। अच्छा, नेहरू के दौर के ही एक और कद्दावर नेता थे जिनका उपनाम उनके अंदाज को दिखाता है, नेताजी। सुभाष चंद्र बोस। ये नाम उनकी शख्सियत को बिल्कुल सही तरीके से दिखाता है। नेताजी यानी वो लीडर जिसे लोग फॉलो करें। सही बात है। और दिलचस्प बात यह है कि उन्हें ये नाम भारत में नहीं, जर्मनी में मिला था। कहते हैं कि आजाद हिंद फौज के सैनिकों ने उन्हें इस नाम से पुकारना शुरू किया और फिर ये उनकी पहचान बन गया। अब दो ऐसे उपनामों की बात करते हैं जिनमें मतलब अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लोकमान्य और लोकनायक। हाँ, ये बहुत होता है। और इन दोनों के बीच का फर्क उस दौर की राजनीति के बदलते स्वरूप को भी दिखाता है। लोकमान्य थे बाल गंगाधर तिलक। मान्य मतलब जिसे लोग मानते हों। हाँ, जिसे स्वीकार करते हो। तिलक अपने दौर के सबसे बड़े नेता थे, जनता उनकी हर बात मानती थी। और लोकनायक? वो थे जयप्रकाश नारायण यानी जेपी। नायक मतलब हीरो। 1970 के दशक में जब इमरजेंसी का दौर था, तब जेपी ने पूरे विपक्ष को एकजुट करके सत्ता के खिलाफ एक विशाल जन आंदोलन खड़ा कर दिया था। वो उस आंदोलन के नायक थे, लोगों के हीरो। अच्छा। इसी कड़ी में एक और नाम है जननायक का, जो कर्पूरी ठाकुर को कहा गया, यानी आम जनता का नायक। तो लोकमान्य, लोकनायक और जननायक
तीनों लोक से जुड़े हैं, पर मायने अलग अलग हैं। इसी तरह भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी तो बहुत खास उपाधियां मिली थीं। देश रत्न और अजात शत्रु। देश रत्न यानी देश का रत्न, लेकिन अजात शत्रु ज्यादा दिलचस्प है। जिसका कोई दुश्मन पैदा ना हुआ हो, जैसे देशबंधु। चितरंजन दास यानी सीआर दास। देशबंधु का मतलब है देश का मित्र। वो एक बहुत बड़े वकील थे जिन्होंने अपनी सारी दौलत, अपना करियर, सब कुछ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए कुर्बान कर दिया। और एक थे दीनबंधु, C.F. एंड्रूज। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दीनबंधु एक अंग्रेज थे। एक अंग्रेज? हाँ, वो एक पादरी थे जो भारत आए और यहीं के होकर रह गए। उन्होंने गरीबों, मजदूरों और भारत की आजादी के लिए जबरदस्त काम किया। दीनबंधु यानी गरीबों का मित्र, ये नाम उन्हें खुद महात्मा गांधी ने दिया था। ये तो कमाल है। इसी कड़ी में एक और बंधु हैं जिनका ताल्लुक हमारे पड़ोसी देश से है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बंगबंधु यानी बंगाल का मित्र। उन्हें आज के बांग्लादेश का संस्थापक माना जाता है और वहां के लोग उन्हें इसी नाम से याद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उन उपाधियों की जिनमें केसरी शब्द आता है, जिसका मतलब होता है शेर। हाँ। पंजाब केसरी का नाम तो सब जानते हैं। लाला लाजपत राय। उन्हें पंजाब का शेर यूं ही नहीं कहा जाता था। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसके विरोध में लाहौर में जो प्रदर्शन हुआ, उसका नेतृत्व लाला जी कर रहे थे। जी, और वहां अंग्रेजों ने उन पर इतनी लाठियां बरसाईं कि कुछ हफ्तों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनकी शहादत ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के दिलों में आग लगा दी थी। वो सच में पंजाब के शेर थे। और बंगाल और बिहार के भी अपने केसरी थे। जी, बंगाल केसरी थे आशुतोष मुखर्जी, जो एक महान शिक्षाविद थे। और बिहार केसरी कहा गया डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, जो आजाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने। तो केसरी का खिताब उस क्षेत्र के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को दिया जाता था। हाँ, एक तरह से। चलिए अब इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं। एक उपाधि है भारत का नेपोलियन। ये गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए कही जाती है। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने उनकी सैन्य जीतों को देखकर ये नाम दिया था। लेकिन कई आधुनिक इतिहासकार इस तुलना पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि ये एक औपनिवेशिक नजरिया है। हाँ, ये नुक्ता बहुत जरूरी है कि भारतीय महानता को समझाने के लिए भी यूरोपीय पैमाना क्यों इस्तेमाल करें। सच तो ये है कि समुद्रगुप्त की विजय नेपोलियन से सदियों पहले की थी और अपने आप में अद्वितीय थी। ऐसी ही एक और तुलना है भारतीय मैकियावेली। चाणक्य, उनकी कूटनीति और अर्थशास्त्र ग्रंथ की वजह से। लेकिन यहाँ भी सवाल वही है कि क्या ये तुलना सही है? मैकियावेली और चाणक्य के दर्शन में बहुत अंतर था। बिल्कुल। अच्छा, एक और तुलना है कश्मीर का अकबर। हाँ, जैनुल अबिदीन को कहा गया। ये तुलना काफी हद तक सही बैठती है। जैसे अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई थी, वैसे ही जैनुल अबिदीन ने भी कश्मीर में हिंदुओं पर लगे जजिया कर को हटाया था और तोड़े गए मंदिरों को फिर से बनवाया। जी, इसीलिए लोग उन्हें बड़ शाह यानी महान शासक भी कहते थे। और एक शासक ऐसा भी था जिसे कोई उपाधि तो नहीं मिली, लेकिन इतिहास ने उसे एक अजीब सा नाम दे दिया, विरोधाभासों का मिश्रण। मोहम्मद बिन तुगलक। उसकी योजनाएं समय से बहुत आगे की थीं, लेकिन उनका अमल इतना खराब होता था कि वो विनाशकारी साबित होती थी। जैसे वो टोकन करेंसी वाली बात। हाँ, बिल्कुल। विचार शानदार था, चीन में सफल भी हो रहा था, लेकिन तुगलक ने एक बड़ी गलती कर दी। उसने सिक्के बनाने पर राज्य का एकाधिकार स्थापित नहीं किया। नतीजा, हर घर में टकसाल खुल गई और जाली सिक्कों की बाढ़ आ गई। जी, और पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। यही है विरोधाभासों का मिश्रण, एक शानदार विचार का विनाशकारी अंत। अब जरा साहित्य और कला की दुनिया में आते हैं। भारत का शेक्सपियर, ये किसे कहा जाता है? महाकवि कालिदास को। उनके नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम जैसे नाटकों की तुलना शेक्सपियर के नाटकों से की जाती है। हालांकि यहाँ भी वही बात है कि कालिदास का अपना एक अलग और बहुत ऊंचा स्थान है। और रविंद्रनाथ टैगोर, उनके तो कई उपनाम थे। जी, उन्हें गुरुदेव, कवि गुरु और विश्व कवि कहा गया। गुरुदेव नाम उन्हें महात्मा गांधी ने दिया था। वो सिर्फ एक कवि नहीं थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने शिक्षा, कला, दर्शन सबसे देश को एक नई राह दिखाई।
वो सच में एक गुरु थे। यहाँ भी एक जोड़ी है जिसमें अक्सर लोग गलती करते हैं, भारत कोकिला और स्वर कोकिला। हाँ, इसे साफ करना बहुत जरूरी है। भारत कोकिला यानी द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ये उपाधि सरोजिनी नायडू को उनकी खूबसूरत कविताओं के लिए महात्मा गांधी ने दी थी। वो एक कवयित्री होने के साथ साथ एक बड़ी नेता भी थी। बिल्कुल, और उनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का था। वो गांधी जी को मजाक में मिकी माउस कहती थी। अच्छा, और स्वर कोकिला? ये खिताब लता मंगेशकर जी को मिला। उनकी आवाज ने पीढ़ियों के सुख दुख को सुर दिए हैं। तो एक तरफ सरोजिनी नायडू की कलम की कोकिला थी, तो दूसरी तरफ लता जी के कंठ की। एक और कवि हैं जिन्हें विद्रोही कवि कहा जाता है, काजी नजरुल इस्लाम। उनकी कविताओं में अन्याय, गुलामी और पाखंड के खिलाफ विद्रोह की ज्वाला धधकती थी। और भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र, तो मॉर्निंग स्टार, राजा राममोहन रॉय। ये रूपक बहुत सुंदर है। जैसे सुबह का तारा रात के अंधेरे के खत्म होने का और दिन के निकलने का संकेत देता है, वैसे ही राजा राममोहन रॉय ने सती प्रथा जैसी कुरीतियों के अंधेरे को खत्म कर आधुनिक भारत के सूर्योदय का रास्ता दिखाया। अब कुछ और जरूरी उपनामों पर आते हैं। कायदे आजम, मोहम्मद अली जिन्ना, इसका मतलब होता है महान नेता। और इसी से मिलता जुलता शहीद आजम। सरदार भगत सिंह यानी शहीदों में महान, ये नाम उनकी कुर्बानी के प्रति देश के सम्मान को दिखाता है। एक बहुत ही अनोखा उपनाम है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र, ये थे जमनालाल बजाज। वो एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, लेकिन वो गांधी जी के विचारों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति आंदोलन को सौंप दी और आश्रम में रहने लगे। जी, साबरमती आश्रम में। गांधी जी उन्हें अपने बेटे की तरह मानते थे। और एक ब्लैक गांधी भी थे, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। उन्होंने अमेरिका में अश्वेत लोगों के नागरिक अधिकारों के लिए गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के रास्ते को अपनाया। ये दिखाता है कि गांधी के विचार की कोई सीमा नहीं थी। कुछ और नाम भी हैं जो अक्सर सुनने को मिलते हैं, जैसे महामना। हाँ, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को कहा गया उनके महान मन और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जैसे कामों के लिए। राजा जी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनकी बुद्धि और राजनीतिक समझ के लिए। और गुरुजी? MS गोलवालकर का उपनाम था। हरियाणा की राजनीति का एक बहुत मजबूत उपनाम था ताऊ। चौधरी देवीलाल। ताऊ का मतलब है बड़े भाई या चाचा। ये नाम उनके जनता से सीधे जुड़ाव को दिखाता है। इसी तरह बाबूजी का उपनाम जगजीवन राम के साथ जुड़ गया। और अंत में, जिनके बिना भारतीय सिनेमा की कहानी शुरू ही नहीं हो सकती, भारतीय फिल्मों के पितामह धुंडीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम सब सम्मान से दादा साहेब फाल्के कहते हैं। उन्होंने ही भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, महत्वपूर्ण समितियां एवं प्रमुख आयोग। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। सबसे पहले हम भारत की कुछ सबसे महत्वपूर्ण समितियों पर नजर डालते हैं, खासकर वो जो आर्थिक और बैंकिंग सुधारों से जुड़ी हैं। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं नरसिम्हन समिति से। नरसिम्हन समिति, हाँ, ये समिति मतलब एक तरह से भारत के बैंकिंग सेक्टर के लिए एक मील का पत्थर थी। अच्छा। इसका काम था बैंकिंग संरचना में सुधार लाना। उस वक्त जो सिस्टम था उसे पूरी तरह बदलने की जरूरत थी। और फिर एक नाम आता है जानकी रमन समिति। जी, जानकी रमन समिति का गठन हुआ था बैंकों और जो वित्तीय संस्थाएं हैं उनके सिक्योरिटीज के लेन देन की जांच के लिए। मतलब उस दौर के जो घोटाले हुए थे उससे संबंधित। हाँ बिल्कुल, उसी की जांच के लिए। एक और समिति है MN गोइपोरिया समिति। गोइपोरिया समिति का फोकस बहुत अलग था। वो क्या था? वो सीधे तौर पे ग्राहक सेवा से जुड़ी थी। मतलब बैंकिंग सेक्टर में कस्टमर सर्विस को कैसे बेहतर बनाया जाए। अच्छा, ये तो आम आदमी के लिए बहुत जरूरी रहा होगा। हाँ, बहुत। फिर SS तारापुर समिति का भी जिक्र आता है। तारापुर समिति ये थोड़ी टेक्निकल थी। इसका काम था पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर सलाह देना, यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। जी बिल्कुल। और एक नाम जो हाल के वर्षों में काफी चर्चा में रहा, रघुराम राजन समिति। हाँ, रघुराम राजन समिति का काम था वित्तीय क्षेत्र में सुधारों की एक पूरी रूपरेखा तैयार करना। एक बहुत ही व्यापक रिपोर्ट थी उनकी। एक समिति जिसका नतीजा हम आज भी देखते हैं, शिवरामन सिंह समिति। ओ हाँ, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे? इसी समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नाबार्ड की स्थापना हुई थी। अच्छा, तो नाबार्ड की नींव इस समिति ने रखी थी। जी। चलिए अब कुछ उद्योग और अर्थव्यवस्था से जुड़ी दूसरी समितियों को देखते हैं। सत्यम समिति। सत्यम समिति का संबंध वस्त्र नीति से था।
टेक्सटाइल पॉलिसी के लिए। और महाजन समिति? वो चीनी उद्योग से जुड़ी समस्याओं के लिए बनाई गई थी। पीसी महालनोबिस समिति, ये नाम तो बहुत सुना हुआ लगता है। हाँ, प्रोफेसर महालनोबिस, इनकी समिति राष्ट्रीय आय के आकलन से जुड़ी थी, मतलब नेशनल इनकम एस्टिमेशन। फिर है आर.एन. मल्होत्रा समिति। मल्होत्रा समिति का उद्देश्य था बीमा क्षेत्र में सुधार करना, इंश्योरेंस सेक्टर में। और डॉक्टर विजय केलकर समिति? केलकर समिति, इनका काम था सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल को, मतलब जो पीपीपी मॉडल है, उसे फिर से मजबूत करना, उसे पुनर्जीवित करना। हाँ, पुनर्जीवित करना। एक और नाम है वाई.एच. मालेगाम समिति। मालेगाम समिति सूक्ष्म वित्त संस्थाओं यानी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस की स्थापना से संबंधित थी। अब बात करते हैं कर सुधार यानी टैक्स रिफॉर्म से जुड़ी समितियों की। इसमें सबसे पहला नाम आता है राजा चलैया समिति का। हाँ, राजा चलैया समिति तो भारत में टैक्स सुधारों की बुनियाद मानी जाती है। और वांचू समिति? वांचू समिति का फोकस था प्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट टैक्स। तो फिर रेखी समिति? वो अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स के लिए थी। अच्छा, तो चलैया ने एक बड़ी रूपरेखा दी और वांचू और रेखी ने उसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में लागू किया। बिल्कुल सही। और अंत में कुछ और जरूरी समितियां, जैसे सुरेश तेंदुलकर समिति। ये समिति निर्धनता रेखा, मतलब गरीबी के आकलन के लिए बनी थी। मीरा सेठ समिति? मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से था, हैंडलूम सेक्टर के लिए। और सबसे हालिया और चर्चित के कस्तूरी रंगन समिति? जी, इन्होंने ही नई शिक्षा नीति जो 2020 में आई, उसका मसौदा तैयार किया था। तो ये तो हुई समितियां। अब हम कुछ प्रमुख आयोगों पर नजर डालते हैं। हाँ, आयोगों का दायरा और भी बड़ा होता है। शुरुआत करते हैं शिक्षा से जुड़े आयोगों से। सबसे पहले हंटर आयोग 1882 का। देखिए, हंटर नाम से 2 आयोग हैं। अच्छा। जो 1882 का हंटर आयोग था, उसका काम था भारतीय शिक्षा का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार के लिए सुझाव देना। ठीक है। और मुदालियार आयोग? मुदालियार आयोग खास तौर पर माध्यमिक शिक्षा यानी सेकेंडरी एजुकेशन से संबंधित था। और फिर कोठारी आयोग 1964 का? कोठारी आयोग तो बहुत ही व्यापक था। इसे पूरी स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ही गठित किया गया था। तो अब आते हैं दूसरे हंटर आयोग पर, 1919 वाला। हाँ, ये बिल्कुल अलग था। ये एक जांच आयोग था। किस चीज की जांच? इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। और फिर एक बहुत ही विवादास्पद आयोग, साइमन आयोग। जी, 1927-28 में। इसका काम था भारत में उत्तरदायी शासन की प्रगति की जांच करना, जिसका बहुत विरोध हुआ था। हाँ, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। अब कुछ राजनीतिक हत्याओं से जुड़े जांच आयोगों की बात करते हैं। ठक्कर आयोग? ठक्कर आयोग का गठन इंदिरा गांधी हत्याकांड की जांच के लिए हुआ था। और जैन आयोग? वो राजीव गांधी हत्याकांड की जांच से संबंधित था। एक और बहुत लंबा चलने वाला आयोग था लिब्रहन आयोग। हाँ, लिब्रहन आयोग को बाबरी मस्जिद विध्वंस की जांच के लिए बनाया गया था। श्री कृष्णन आयोग का भी नाम आता है। श्री कृष्णन आयोग ने मुंबई में जो दंगे हुए थे उनकी जांच की थी। और मुखर्जी आयोग? मुखर्जी आयोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो कथित गुमशुदगी थी उस विषय में जांच के लिए था। एक और आयोग जिसने काफी सुर्खियां बटोरी, नानावती मेहता आयोग। जी, 2002 का। ये गोधरा ट्रेन आगजनी और उसके बाद जो गुजरात में दंगे हुए उसकी जांच के लिए था। फूकन आयोग का क्या काम था? फूकन आयोग वो जो तहलका.com ने वीडियो टेप जारी किए थे उसकी जांच के लिए बना था। चलिए अब कुछ सामाजिक और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े आयोगों को देखते हैं। विटली आयोग 1929। ये बहुत पुराना है। इसका काम था श्रमिकों की समस्याओं की जांच करना। और एक ऐसा आयोग जिसने भारतीय राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया, मंडल आयोग। मंडल आयोग, हाँ, 1979 में। इसका काम था सामाजिक या शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी पहचान करना। और इसी की सिफारिश पर आरक्षण लागू हुआ था। जी बिल्कुल। और आखिर में सरकारी आयोग 1983। सरकारी आयोग भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसे केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए बनाया गया था। सेंटर स्टेट रिलेशंस। हाँ, उनके बीच के संतुलन को बनाए रखने के लिए इसने कई सुझाव दिए थे। तो चलिए अब अगला चैप्टर देखते हैं, महत्वपूर्ण संगठन। बिल्कुल, और शुरुआत करते हैं कुछ वित्तीय और आर्थिक संस्थानों से। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की। जी। इसका मुख्यालय तो मुंबई में है। जी। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1937 से पहले ये कोलकाता में था। अच्छा। हाँ, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और जो सबसे जरूरी बात है याद रखने वाली, वो ये कि शुरुआत में ये एक प्राइवेट बैंक था। प्राइवेट?
देश का सेंट्रल बैंक। जी, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया और तब से ये पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। और इसका मुख्य काम? इसका मुख्य काम है मौद्रिक नीति तैयार करना और उसकी निगरानी करना। और एक और फैक्ट जो एग्जाम में अक्सर आता है, जी, आरबीआई के पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, तो ये तो हुई बैंकों की बात। अब आते हैं सेबी पर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। हाँ, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है और स्थापना हुई 12 अप्रैल 1992 को। बिल्कुल, ये शेयर बाजार का रेगुलेटर है। और परीक्षा के लिहाज से ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी स्थापना शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर की गई थी। इस पर भी पूरी तरह से भारत सरकार का ही स्वामित्व है। ठीक है, अब एक ऐसा वित्तीय संस्थान जिसका मुख्यालय मुंबई से बाहर है, सिडबी। हाँ, भारतीय लघु उद्योग एवं विकास बैंक। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। ये बात ध्यान देने वाली है, इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसका मुख्य उद्देश्य है देश के जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं, मतलब एमएसएमईज, उनको आर्थिक सहायता देना। तो ये तो हो गए हमारे आर्थिक निकाय। अब चलते हैं कुछ वैज्ञानिक और अनुसंधान संगठनों की तरफ। जरूर, शुरुआत डीआरडीओ से करते हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और स्थापना हुई 1958 में। हाँ, और इसका स्लोगन भी बहुत दिलचस्प है, बलस्य मूलम विज्ञानम। बल का मूल विज्ञान है, बिल्कुल सही। अब आते हैं भारत के गौरव आईएसआरओ पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, मुख्यालय बेंगलुरु। स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसके संस्थापक थे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई। जी, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। सही। यहाँ कुछ और भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जैसे आईएसआरओ को पहले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था। अच्छा, इनकोस्पार। हाँ, और भारत का जो पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, वो 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च किया गया था, लेकिन तब हमने सोवियत संघ की मदद ली थी। हमारे पास अपनी लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी नहीं थी तब। बिल्कुल। और एक और बात, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरल के तिरुवनंतपुरम में है, बेंगलुरु में नहीं। ये कंफ्यूजन हो जाता है कई बार। ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए अब परमाणु अनुसंधान की ओर बढ़ते हैं। BARC, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। इसका मुख्यालय मुंबई के ट्राम्बे में है। स्थापना हुई 1954 में और संस्थापक जाहिर है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। और यहाँ एक बहुत ही रोचक तथ्य है। बताइए। अप्सरा, ये जो नाम है, ये ना केवल भारत का बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। पूरे एशिया का? कमाल है। जी हाँ, और इसे बनाने में यूनाइटेड किंगडम ने हमारी सहायता की थी। बहुत खूब। चलिए अब जल्दी से कुछ और वैज्ञानिक परिषदों को भी देख लेते हैं। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1942। फिर है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, ये भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना काफी पहले 1929 में हुई थी। अब आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI, मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना हुई थी 1861 में। 1861 मतलब अंग्रेजों के समय में? जी बिल्कुल। और आखिर में भारतीय वन सर्वेक्षण FSI, इसका मुख्यालय देहरादून में है। हाँ, और इसका पुनर्गठन 1981 में हुआ था। सही। तो अब कुछ नियामक और अन्य प्राधिकरणों पर एक नजर डालते हैं। रेगुलेटरी बॉडीज। हाँ, सबसे पहले TRI, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 20 फरवरी 1997। फिर UIDAI, जिससे हम सबको आधार मिला, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, मुख्यालय नई दिल्ली और स्थापना 28 जनवरी 2009। इसके बाद है भारतीय मानक ब्यूरो BIS, नई दिल्ली, स्थापना 1 अप्रैल 1987। ये 1986 के अधिनियम के तहत हुई थी। और खाने पीने की चीजों पर जिसका लोगो हम सब देखते हैं FSSAI, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली, स्थापना 2008। फिर आता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1995, लेकिन इसका अधिनियम 1988 में आया था। और अंत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CCPB, ये भी नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। चलिए तो अब इस चर्चा के आखिर में भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की एक त्वरित सूची देख लेते हैं। हम स्थापना वर्ष के क्रम में चलेंगे। बिल्कुल। तो सबसे पहले आता है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन, महाराष्ट्र में। स्थापना हुई थी 1969 में। हाँ, और इसकी क्षमता है 1400 मेगावाट। इसके बाद है मद्रास परमाणु ऊर्जा स्टेशन, जिसे कलपक्कम भी कहते हैं। ये तमिलनाडु में है।
स्थापना 1984 और क्षमता 440 मेगावाट। फिर है नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में। स्थापना 1991, क्षमता इसकी भी 440 मेगावाट है। अगला है काकरापार परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में। स्थापना 1993 और इसकी क्षमता है 700 मेगावाट। फिर 21वीं सदी में आते हैं कैगा परमाणु ऊर्जा संयंत्र कर्नाटक में। साल 2000 में स्थापना हुई और क्षमता 880 मेगावाट। और सबसे आखिर में जो सबसे नया भी है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ये तमिलनाडु में है। स्थापना 2013 और इसकी क्षमता सबसे ज्यादा 2000 मेगावाट है। तो चलिए अब अगला टॉपिक देखते हैं, प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पक्षी। और भारत से ही शुरू करते हैं। जब भी हम भारत के राष्ट्रीय पक्षी के बारे में सोचते हैं तो जाहिर है ख्याल आता है भारतीय मोर का। बिल्कुल, मोर सिर्फ खूबसूरत नहीं है ना, मतलब हमारी संस्कृति और इतिहास से भी वो बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। हाँ, ये तो है। लेकिन ये देखना बड़ा दिलचस्प है कि हमारे पड़ोसी देशों ने कितने अलग अलग पक्षी चुने हैं। जैसे पाकिस्तान का राष्ट्रीय पक्षी है चकोर। अच्छा, चकोर। हाँ, और उसके बारे में बड़ी दिलचस्प लोक कथाएं हैं। कहते हैं कि वो चांद से इतना प्रेम करता है कि उसे पाने के लिए उड़ता रहता है। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक पक्षी नहीं, एक पोएटिक सिंबल है। बिल्कुल। और इसी तरह देखिए श्रीलंका का जंगली मुर्गा है जो उनके द्वीप के लिए खास है। म्यांमार ने ग्रे मयूर तीतर को चुना है और नेपाल ने हिमालयन मोनाल को। सारे रंग समाये हुए हैं, पहाड़ों की खूबसूरती दिखाता है वो। तो एक तरफ सुंदरता है, दूसरी तरफ कहानियां। लेकिन कुछ देशों ने बड़े और शक्तिशाली शिकारी पक्षियों को भी तो अपना प्रतीक बनाया है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका का बाल्ड ईगल। हाँ, ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ईगल या बाज जैसे जो पक्षी हैं वो आसमान पर राज करते हैं। सही। वो शक्ति, स्वतंत्रता और दूरदृष्टि का प्रतीक है। तो अमेरिका के लिए ये एकदम सही प्रतीक था। और ये सिर्फ अमेरिका तक ही सीमित नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी लिस्ट में मिस्र का गोल्डन ईगल या स्टेपी ईगल भी शामिल है। इसका संबंध तो उनके प्राचीन देवताओं से रहा है। मतलब सदियों पुराना प्रतीक है। जी हाँ। और स्पेन का स्पेनिश इंपीरियल ईगल है। और एक और शानदार उदाहरण है दक्षिण सूडान का अफ्रीकी फिश ईगल। अफ्रीकी फिश ईगल? हाँ, उसकी एक बहुत ही खास गूंजने वाली आवाज है, उसे अफ्रीका की आवाज भी कहते हैं। अच्छा, तो एक तरफ ये उड़ने वाले शिकारी हो गए, लेकिन क्या कुछ देशों ने इसका ठीक उल्टा रास्ता भी चुना है? मतलब ऐसे पक्षी जो शायद उड़ भी नहीं सकते। अपनी बिल्कुल सही पकड़ा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पक्षी एमू है और न्यूजीलैंड का कीवी। ये दोनों ही बहुत अनोखे हैं और अपनी जमीन से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये उनकी अनोखी पहचान और वन्य जीवों का प्रतीक है। यूरोप की बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है? यूरोप में कहानी मिली जुली है। वहाँ कुछ देशों ने ऐसे पक्षियों को चुना है जो लोगों के घरों में रोज दिखते हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम का यूरोपियन रॉबिन, वो छोटा सा प्यारे से नारंगी सीने वाला पक्षी। हाँ, देखा है, क्रिसमस कार्ड पर अक्सर होता है। सही। और इसी तरह स्वीडन का आम ब्लैक बर्ड है जो अपने सुरीले गीत के लिए जाना जाता है। मतलब प्रतीक का बड़ा और ताकतवर होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, लोगों के दिलों से जुड़ा होना ज्यादा जरूरी है। और कोई अनोखा उदाहरण जो आपको खास तौर पर याद हो? हाँ, एक तो जापान का हरा तीतर है और एक मेरा पसंदीदा है सूडान का सचिव पक्षी। सचिव पक्षी, ये कैसा नाम है? उसके लंबे पैर और सिर पर पंखों का गुच्छा देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने अपने कान पर कलम लगा रखी हो। अच्छा। और वो जमीन पर सांपों का शिकार करता है। वाकई बहुत अनोखा प्रतीक है ये तो। चलिए अब देखते हैं प्रमुख देशों के राष्ट्रीय पशु। यहाँ भी भारत का राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर। हाँ, बंगाल टाइगर है, शक्ति और शाही अंदाज का प्रतीक। और मजे की बात यह है कि ये सिर्फ हमारा ही नहीं बल्कि बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय पशु है। सच में? जी, सुंदरबन जो दोनों देशों में फैला है, इन बाघों का सबसे बड़ा घर जो है। यहाँ तक कि म्यांमार का राष्ट्रीय पशु भी बाघ ही है। वाह। और बाघ की तरह ही शेर भी कई देशों का प्रतीक है। हाँ, जंगल का राजा जो ठहरा। सिंगापुर का तो नाम ही सिंह पर पड़ा है, सिंहपुरा, लायन सिटी। बिल्कुल। लेकिन ग्रेट ब्रिटेन, बेल्जियम और डेनमार्क, इन यूरोपीय देशों ने शेर को क्यों चुना? शेर तो वहां प्राकृतिक रूप से पाए भी नहीं जाते। इसका संबंध असल में उनके शाही इतिहास से है। मध्यकाल में शेर को साहस और राजसी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था। अच्छा, तो ये एक ऐतिहासिक प्रतीक है। जी, ये जानवर उनकी जमीन का न होते हुए भी उनकी शाही विरासत का हिस्सा है।
अब बड़े जानवरों में भालू भी तो एक शक्तिशाली प्रतीक है, खासकर रूस का। रशियन बेयर तो हम हमेशा सुनते हैं। हाँ, रूस का यूरेशियन ब्राउन भालू उनकी राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है और पड़ोसी देश फिनलैंड ने भी भूरे भालू को ही अपना राष्ट्रीय पशु चुना है। लेकिन भालुओं में एक बिल्कुल अलग प्रतीक भी है। कौन सा? चीन का विशालकाय पांडा। वो ताकत का नहीं बल्कि शांति, दोस्ती और प्रकृति संरक्षण का प्रतीक है। पांडा डिप्लोमेसी। बिल्कुल। अपने पड़ोस में देखें तो वहां भी बहुत विविधता है। पाकिस्तान का मारखोर, वो एक बहुत शानदार जानवर लगता है। मारखोर वाकई बहुत खास है। बकरी की एक जंगली प्रजाति है जिसके बड़े घुमावदार सींग होते हैं। हाँ। वो ऊंचे दुर्गम पहाड़ों पर रहता है,